नमस्कार दोस्तों, सूरज स्टडी बुक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं प्रखर तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी सरकार ने जीएसटी के दरों में कुछ बदलाव किए। अभी हाल ही में हुए जीएसटी काउंसिल के बैठक में ये निर्णय लिया गया कि कुछ उत्पादों पर जीएसटी दरों को कम कर दिया जाए और कुछ जो लग्जरी उत्पाद हैं, जो लग्जरी गुड्स हैं, उस पर जीएसटी दरों को बढ़ा दिया जाए। तो इसी विषय पे एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ और हमारे लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम केवल करंट अफेयर ही नहीं बल्कि इसके पीछे के बैकग्राउंड को भी कवर करने का प्रयास करें। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जीएसटी से रिलेटेड पहला सेशन हमारा ये आया, पहला बैच। देखो, जीएसटी जैसा कि आपको पता होगा, जीएसटी किसको बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब ये होता है कि जिसको टैक्स देने का दायित्व दिया गया है, ये टैक्स उससे ना लेकर किसी और माध्यम से लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा जो इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जिसको देने का दायित्व है ना, उसी से लेते हैं। जबकि जीएसटी क्या है कि जिसको देना चाहिए वो ना देकर आगे उस क्रम में जो जुड़ते जाते हैं उससे लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। देखो, 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू हुआ था, आपको पता होगा 2017 में लागू हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? एक समान कर व्यवस्था लागू करना। पूरे देश में क्या है, पहले क्या होता था, हर राज्य में अलग अलग तरह के टैक्स लिए जाते हैं। राज्य अपना अलग टैक्स कलेक्शन करता है, केंद्र अपना अलग टैक्स कलेक्शन करता है। ठीक है, तो कुछ टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स है वो सेंट्रल टैक्स है। ठीक है, इंटरटेनमेंट टैक्स है जो मनोरंजन कर है वो राज्य का टैक्स है। तो ऐसे अलग अलग दर थे सब में। ठीक है, सर्विस टैक्स कहीं दूसरा लिया जा रहा है, किसी दूसरे राज्य में, तो दूसरे राज्य में दूसरे दर पे लिया जा रहा है। तो इसी जो अव्यवस्था है, इसको ठीक करने के लिए जीएसटी का प्रावधान किया गया था। ठीक है, जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। इसका लाने का महत्वपूर्ण कारण ये था, कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमी की भाषा में, मतलब कर के ऊपर कर। ठीक है, कर के ऊपर कर का जो भार पड़ता है उसको कम करने के लिए जीएसटी लाया गया था। मतलब एक आदमी कर दे रहा है, फिर वो आगे जाके फिर कर दे रहा है, वो मत दोहराव मत होकर के दोहराव को रोकने के लिए जीएसटी लाया गया था। ठीक है, अभी जो मुख्य बदलाव हुए हैं उसके विषय में देखते हैं क्या क्या बदलाव हुए हैं काउंसिल की जो बैठक हुई उसमें। देखिए, पहले जो कर स्लैब थे जीएसटी का जो शुरुआत में आया, तो कर स्लैब 4 थे, 5, 12%, 18% और 28%। ये 4 स्लैब थे। ठीक है, अब इन स्लैबों को हटाकर क्या कर दिया गया है, 5 और 18 कर दिया गया है। एक स्लैब और है 40% का जो लग्जरी गुड पे लगाया गया है। लेकिन आप मेन मान के चलिए कि 5% और 18% दो महत्वपूर्ण स्लैब इसमें रखे गए हैं। कुछ चीजें हैं जिसको हम मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि किसमें कितने प्रतिशत जीएसटी का प्रावधान किया गया है। तो जैसे बीमा और स्वास्थ्य के में 5 लाख का जो दायरा है ना, तब तक जीएसटी को 0 कर दिया गया, 0%। मतलब अब आप स्वास्थ्य बीमा लेते हैं या किसी प्रकार का बीमा लेते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हॉस्पिटल वगैरह में जो खर्च करते हैं, उस पर 0% जीएसटी आपको देना पड़ेगा अगर 5 लाख के अंदर है। ठीक है, रोजमर्रा की जरूरतें की चीजें जैसे साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, पनीर हो गया, इस पर 5% जीएसटी बोला गया है। इस पर अब 5% जीएसटी लगेगा। ठीक है, आगे देखो, कुछ खाद्य प्रोडक्ट जैसे रोटी हो गया, दूध हो गया, शिक्षा सामान का मतलब टेक्स्ट बुक हो गया, पेंसिल पेन हो गया, इन सब पे जीएसटी को 0 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज है कि अब थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा एक तरह पहल है, बोल सकते हैं कि शिक्षा संबंधी जो भी सामग्री है उस पर अब जीएसटी की दर को 0 कर दिया गया है। ठीक है, छोटी कार, बाइक, सीमेंट पर 18% जीएसटी देना होगा। ये पहले जो कर था ये 28% था। देखो, इसमें जो 2-3 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, आप याद रखिए। मैंने यहाँ 4 स्लैब जो बताया था पहले ना, तो 12% वाला जो स्लैब था, इसके लगभग 99% प्रोडक्ट 5% वाले स्लैब में डाल दिए गए। ठीक है, 12% वाले जो स्लैब थे पहले, उसको 5% वाले स्लैब में डाल दिया गया है। और जो 28% वाले स्लैब थे, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट को 18% वाले स्लैब में डाल दिया गया। ठीक है, तो ये चीजों को अगर आप याद रखेंगे तो इजी पड़ेगा आपको। ठीक, 12% वाले को 5% में ले आए हैं और 28% वाले को 18% में ले आए, मोटा मोटा ये समझ लीजिए। ठीक है, अब देखो, छोटी कारों पर जो 28% लगता था ना, वो 18% लगेगा। होटल, जिम, योग सेवाएं, ये क्या है? सर्विस है, सेवाएं हैं। तो सेवाओं पे पहले ना कई ठो में 12% लग्जरी मानते थे, तो 12% लगता था, अब इसको 5% पे ले आए। मतलब आप जिम, होटल में जो सर्विस चार्ज देते हो ना, होटल में आप जब बिल देखते होगे तो उसमें सर्विस टैक्स अलग जुड़े रहता है। अब वो 5% हो गया, पहले वो 12% लगता था। ठीक है, कृषि मशीनरी मतलब ट्रैक्टर वगैरह खरीद रहे हैं, हार्वेस्टर खरीद रहे हैं, तो इस पर अब 5% लगेगा। ठीक है, पहले ये स्लैब भी 12% के आसपास था,
अब इसको 5% कर दिया गया। लग्जरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लग्जरी कार मतलब अब जैसे BMW कोई ले रहा है, कोई रोल्स रॉयस ले रहा है, तो ऐसे जो लग्जरी कार हो गए, तंबाकू संबंधित उत्पाद, पान गुटखा, ठीक है, सिगरेट, पान मसाला, इन सब पर अब 40% आपको जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। मतलब इनके रेट अब बढ़ जाएंगे क्योंकि 40% हो गया जीएसटी, ठीक है। तो कुछ लग्जरी आइटम और तंबाकू, पान मसाला, इन संबंधित उत्पादों में टैक्स की दरों को बढ़ाया गया है। बाकी बहुत सारी चीजों पे टैक्स की दर को कम किया गया है, ठीक है। अब देखिए जो जीएसटी का प्रावधान आया था, आपको पता होगा 101 संविधान संशोधन 2016 के तहत आया था, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने स्तर पर जीएसटी लगा सकते हैं, वस्तु एवं सेवा कर लगा सकते हैं, इसका प्रावधान किया गया था। इसको एक कानूनी सहायता मतलब कानूनी क्या बोले उसको ढांचा देने के लिए ये संशोधन किया गया था, 101वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 246 ए जोड़ा गया था संविधान में, इसमें जीएसटी का प्रावधान किया गया था, केंद्र और राज्यों को जीएसटी लगाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। क्लियर है। 101वां संविधान संशोधन याद रखेंगे, 101वां संविधान संशोधन 2016 जीएसटी के बारे में बताता है। ये जीएसटी को एक कानूनी आधार प्रदान करता है। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 246 ए सब क्लॉज ए जोड़ा गया था, ठीक है। देखो क्या था इसमें, इसके अलावा क्या संशोधन हुए थे 101 में, कि राज्य के बीच इंटर स्टेट मतलब दो राज्यों के बीच आपूर्ति पर आईजीएसटी लगाने का अधिकार केंद्र को दिया गया था। मतलब एक राज्य है तो उसी राज्य के अंदर अगर गतिविधि संचालित हो रही है तो उसके अंदर टैक्स वो राज्य लगा लेगा। लेकिन जहां दो राज्य इन्वॉल्व है, जैसे मान लो कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, 3-4 राज्य अगर किसी प्रोडक्ट को खरीदने, बनाने और बेचने में उसका सहयोग है तो ये आईजीएसटी के अंतर्गत आएगा। और आईजीएसटी कौन लेगा, केंद्र लेगा, ठीक है। आईजीएसटी कौन लेगा, केंद्र लेगा, और उसके जो राज्यों के सहयोग या कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद 279 ए जोड़ा गया था इस संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 279 ए में जीएसटी काउंसिल का प्रावधान है, जीएसटी परिषद का प्रावधान है। जीएसटी काउंसिल ही तय करती है जीएसटी की दर क्या होगी, क्या संशोधन होनी चाहिए जीएसटी की दरों में, इस संबंधी जो महत्वपूर्ण निर्णय है ये जीएसटी काउंसिल ही लेती है, ठीक है। जीएसटी की दरें, नियम, छूट, नीति, ये सब बनाने की काम किसको है, जीएसटी काउंसिल, इसका दायित्व जीएसटी काउंसिल के पास है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था, राज्य और केंद्र के अप्रत्यक्ष कराधान में पुनर्वितरण, मतलब कई तो जो केंद्र लेता था उसको राज्यों को दिया गया, कई तो जो राज्य लेते थे उसको केंद्र को कलेक्ट करने के लिए दिया गया। तो ऐसे टाइप के कुछ संशोधन किए गए थे। वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स जैसे पुराने कर हटा दिए गए, मर्ज कर दिया गया, ठीक है। बहुत सारे केंद्र के कर और बहुत सारे राज्यों के कर को मर्ज करके ही जीएसटी लाया गया, ठीक है। इसीलिए अब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो पहले सर्विस टैक्स लगता था, वो सर्विस टैक्स अब जीएसटी लिखा था, देखना अभी बिल आप देखे होंगे तो आईजीएसटी, सीजीएसटी ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। 366 अनुच्छेद 366 भी इसके तहत लाया गया, जिसमें जीएसटी की तकनीकी परिभाषाओं के विषय में बताया गया था कि वस्तु किसको बोलेंगे, सेवा किसको बोलेंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला 246 ए, जो हम पीछे देखें 246 ए में लगाने का अधिकार दिया गया, जीएसटी लगाने का अधिकार केंद्र और राज्यों को। 279 आप याद रखेंगे, 279 ए इसमें जीएसटी काउंसिल का बारे में बताया गया है। और जीएसटी परिषद के निर्णय कैसे होंगे इसके बारे में बताया गया। देखो कुछ भी चीज ना बहुमत मतलब 100% होता है, ठीक है, बहुमत मतलब 100% होता है। अब आपको पता होगा हमारे देश में अभी 28 राज्य हैं वर्तमान में, तो राज्य ज्यादा है, केंद्र उसकी तुलना में आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा कम शक्ति देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि राज्यों के बीच अपना सहमति होना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए राज्यों को क्या दिया गया, 2/3 मेजोरिटी दिया गया, मतलब 2/3 अधिकार दिया गया उनको, केंद्र को 1/3 दिया गया, ठीक। लेकिन बोल दिया गया 1/3 मतलब आप मान चलिए 33%, 2/3 मतलब 66%, ठीक। और निर्णय लेने के लिए 3/4 बहुमत का होना अनिवार्य है, मतलब 75% होना जरूरी है। तो भाई देखो 66% भले ही इनके पास है, लेकिन बिना इसके सहयोग के इन लोग नहीं कुछ कर सकते, बहुमत होगा ही नहीं, ठीक है। ये एक गेम प्लान है सब सेंट्रल का। सेंट्रल भी अकेले नहीं कर सकता, राज्य भी अकेले नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं दोनों को सहयोग करके ही बहुमत लाना पड़ेगा ना, 75% लाना है तो, समझ गए। तो इसीलिए जीएसटी परिषद का जो निर्णय प्रक्रिया है वो 3/4 बहुमत से होता है, मतलब 75% बहुमत के आधार पर होगा, मतलब दोनों मिला के 75% लाओ तब आपका जो निर्णय है वो पास होगा। इनके पास 66% है और इनके पास 33% है, 33%, ठीक है।
समझ गए ये? चलिए आगे देखते हैं। कर की व्यवस्था। जीएसटी में पहले क्या था? अप्रत्यक्ष करों की बहुलता थी। जीएसटी से पहले भारत में बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर लगते थे, तरह तरह के। अब इन सब में ना क्या होता था कि आदमी को परेशानी होता था, कर कलेक्शन में राज्यों को, सरकारों को परेशानी होता था, तो इसीलिए इन सबको मर्ज कर दिया गया। देखो पहले केंद्र क्या वसूलता था? एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद कर। कुछ भी प्रोडक्ट बना तो फैक्ट्री के बाहर केंद्र सरकार का आदमी खड़ा हो जाता था। मतलब समझने के लिए ऐसा रखो कि केंद्र के फैक्ट्री के बाहर कोई खड़ा है आदमी, तो जैसे उत्पाद निकला वहां से टैक्स ले लिया, ठीक है। फिर किसी सेवा पर लगाया जाने वाला कर, आप कुछ ले रहे हो, जैसे होटल में जाके कुछ खाना ऑर्डर कर रहे हो, या योगा क्लासेस ले रहे हो, या जिम ले रहे हो, तो आप पर जो सर्विस टैक्स लगता था वो भी केंद्र लेता था। कस्टम ड्यूटी, बाहर से कुछ चीजें यहाँ लाते थे या यहाँ की कुछ चीजें बाहर भेजते थे, अब एक ड्यूटी देना पड़ता है, इसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। ये भी सेंट्रल टैक्स है। सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक सेंट्रल सेल्स टैक्स होता है, एक स्टेट सेल्स टैक्स होता है, ठीक है। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेजने पर लगाया जाता था, जिसको हम अभी IGST के अंतर्गत देखते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को, जैसे राज्य क्या लेता था? वैट लेता था, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है कि जैसे गेहूं हम खरीदे मार्केट से, तो उस पर कुछ टैक्स मिला, ठीक, मतलब लगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिला, और फिर उसको हम लोग आटा बना दिए, तो उसका वैल्यू एडिशन हो गया ना। अब उसको पैकेट बना के अगर मार्केट में निकालेंगे तो वो वैल्यू एडेड हो गया। जो कच्चा गेहूं का प्राइस है और जो बना हुआ आटा का प्राइस है, दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें वैल्यू एडेड टैक्स जुड़ गया है, और उसके बीच में जो प्रक्रिया चली पिसवाने में, उसका पैसा भी ऐड हो गया है, ठीक है। मनोरंजन टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ये भी सिनेमा, खेल कूद, मनोरंजन की चीजों पे राज्य लेती थी। ऐसे बहुत सारे टैक्स है। लग्जरी टैक्स, विलासिता कर, महंगे होटल पे, परचेज टैक्स, कुछ वस्तु की खरीद पे लगता था, तो ये सब टैक्स थे, ये राज्य लेती थी। तो राज्यों का अलग टैक्स, केंद्र का अलग टैक्स, राज्यों का अलग टैक्स, तो इसमें क्या होता है, बहुत दिक्कतें आती थी। तो इसी दिक्कत को कम करने के लिए जीएसटी की संरचना लाई गई। डुअल जीएसटी मॉडल लाया गया, जिसमें संघ को भी अधिकार मिला और राज्यों को भी अधिकार मिला। सीजीएसटी केंद्र सरकार लेती है, याद रखना। सेवा और वस्तु के आपूर्ति पर अगर एक राज्य होता है, एक ही राज्य में हो रहा है, तो सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगी, और एसजीएसटी उस राज्य की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी लेगी, ठीक है। जैसे दिल्ली में एक व्यापारी दिल्ली के भीतर ही अगर माल बेचता है तो उस पर सीजीएसटी लगेगा, ठीक है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट तो लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाएगी, ठीक है। एसजीएसटी कब लगेगा? सेम, देखो यहाँ भी उदाहरण देख लो आप, दिल्ली में ही माल बेचा गया तो उस पर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों लागू होता है, ठीक है। मतलब एक राज्य में, चाहे कोई भी राज्य हो, वहां अगर उत्पादित हुई है कोई वस्तु और वहीं ही बिक्री हो रही है, तो वहां सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा, ठीक। और यूटीजीएसटी केंद्र शासित प्रदेश पर है, तो क्या लगेगा? एसजीएसटी की जगह लागू होगा यूटीजीएसटी, और ये केंद्र सरकार लेगा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र के अंतर्गत नियंत्रित होता है। आईजीएसटी कब लगता है? जब इंटर स्टेट ट्रेड होता है, मतलब दो या दो से अधिक राज्यों में अगर जुड़ाव रखता है कुछ चीज, जैसे मान लो कहीं उत्पादन हुआ है, मध्य प्रदेश में उत्पादन हुआ है, फिर उसको खरीदा छत्तीसगढ़ ने, और छत्तीसगढ़ के बाद उसको फिर उड़ीसा में जाके बिक्री हो रहा है उसका, तो 2-3 राज्य इसमें ऐड हो गए, तो इसलिए आईजीएसटी का प्रावधान किया गया। इसको लेगी केंद्र सरकार, लेकिन वो उस अनुपात में, जिस अनुपात में सबका सहयोग है, राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। चलो, जीएसटी परिषद, ये महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है इस टॉपिक में। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है और जहां से प्रश्न बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, जीएसटी परिषद से। देखो, जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित जो निर्णय लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च संस्था है, ठीक है, सबसे सर्वोच्च संस्था है। इसका संविधान में प्रावधान 279A, जैसे हम पीछे देख चुके हैं, 279A याद रखेंगे आप, सबसे महत्वपूर्ण है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसका अध्यक्ष होता है, और सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। सचिव कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री का जो सचिव होता है, वित्त मंत्रालय का जो सचिव है, वित्त सचिव, वो इसका सचिव होगा, ठीक है। निर्णय प्रक्रिया मैंने बता दिया था। राज्यों को कितना मिला है जी? राज्यों को मिला है 2/3 मिला है, और केंद्र को 1/3 इनकी सहभागिता इसमें निर्धारित की गई है। और किसी भी निर्णय को सर्वसहमति से मानने के लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है, मतलब 75% बहुमत की आवश्यकता होती है। 75% लाते ही क्या हो जाएगा? वो निर्णय स्वीकार्य माना जाएगा, ठीक है। तो यही मेन है इससे संबंधित
प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको बार बार देखें। जीएसटी परिषद को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें कि जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279 ए में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं वो इसके सचिव होते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जिनके पास विधानसभा नहीं है उनके लिए केंद्र के प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, देखो विधानसभा है तो वहां तो वित्त मंत्री मिल जाएगा, जैसे दिल्ली में वित्त मंत्री मिल जाएगा, ठीक है, पुदुचेरी में वित्त मंत्री मिल जाएगा, लेकिन जहां नहीं है विधानसभा तो केंद्र अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देगा, वहां से वो निर्णय में सहभागिता करेगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के जीएसटी संबंधित पूरे प्रावधान हो गए। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ से मिलेंगे कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो किन किन दरों पे, किन किन चीजों पे क्या क्या दर पर आरोपित हुआ है अभी नया जीएसटी का कानून, वो पूछा जा सकता है। इसके बाद जो जीएसटी काउंसिल संबंधित प्रावधान है वो इम्पोर्टेंट है, तो ये दोनों को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, और ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इस चैनल पे परीक्षा उपयोगी हर तरह के महत्वपूर्ण कंटेंट इसमें डालेंगे, तो आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो कृपया सहयोग करें। धन्यवाद।